मैम साउंड। ओके। सो एक न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, एनजी न्यू प्रोजेक्ट 5। ठीक है, प्रोजेक्ट 5 नाम से, जो एक प्रोजेक्ट 4 के अंदर नहीं है। हमने पहले CD डबल डॉट दे के प्रोजेक्ट 4 के बाहर आ चुके हैं हम लोग। अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एंगुलर मॉड्यूल 2 नाम का मेरा फोल्डर है, जिसमें एनजी न्यू प्रोजेक्ट 5 का कमांड दे के एंटर कर रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। यस, राउटिंग अगर चाहिए एंड एंटर। ठीक है, तो जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं व्हाट इज डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग मीन्स कि अगर आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा बाइंड करना है, यानी कनेक्ट करना है, तो हम करेंगे डेटा बाइंडिंग की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, HTML के पेज का डेटा TS के पेज पे लेके जाना है, या TS के फाइल का डेटा आपको HTML के पेज पे लेके आना होगा, तो दैट इज डेटा बाइंडिंग। लाइक एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, कि सपोज आपने एक फॉर्म बनाया, और उस फॉर्म के अंदर आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी सारी डिटेल फिल करके सबमिट करी। तो सबमिट करने के बाद वो डेटा जो है TS फाइल में डिस्प्ले होना चाहिए, सपोज टाइप स्क्रिप्ट में डिस्प्ले होना चाहिए। और टाइप स्क्रिप्ट में अगर कोई हमने टाइप स्क्रिप्ट में अगर कोई फंक्शन बनाया जिसमें अगर हमने कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म किया, तो वो भी सपोज हमारा HTML के पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। मीन्स डेटा बाइंडिंग मीन्स वी कैन पास डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। उसमें हमारे पास दो टाइप के डेटा बाइंडिंग होते हैं। एक है हमारा वन वे डेटा बाइंडिंग, एंड सेकेंड वन इज अ टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होगा कि TS फाइल से, मतलब आपकी टाइप स्क्रिप्ट के फाइल से किसी डेटा को अगर आप HTML फाइल में लाना चाहते हो, तो वो हम कर सकते वन वे डेटा बाइंडिंग में। अब ये याद रखना कि जो भी आपकी TS की फाइल है ना, उसे आप कंपोनेंट भी कह सकते हो। मतलब कंपोनेंट डेटा वी कैन शो ऑन HTML पेज। कंपोनेंट डेटा यानी कि TS की फाइल का जो डेटा है वो हम शो कर सकते हैं HTML के पेज के ऊपर। तो वन वे डेटा बाइंडिंग में ये होगा। अभी वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर भी आपको कुछ टाइप्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे इंटरपोलेशन, बी सेकेंड वन इज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग, थर्ड वन इज एट्रीब्यूट बाइंडिंग, एंड डी इज इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, तो ये याद रखो। अभी डेटा बाइंडिंग में वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग, ऐसे दो टाइप्स है। वन वे में हम सीखने वाले हैं इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि TS की फाइल के डेटा को अगर HTML के पेज पे डिस्प्ले करना होगा, तब हम यूज करेंगे अभी इंटरपोलेशन का। सो इंटरपोलेशन मीन्स व्हाट, कि TS के डेटा को शो करना है ऑन द HTML पेज के ऊपर। और इंटरपोलेशन के लिए आप ये सिंबल यूज करोगे, ये सिंबल यानी कि आपको कर्ली ब्रेसेस, डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करना है इंटरपोलेशन के लिए। तो अभी प्रैक्टिकली करके देख लेते। देखो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है, प्रोजेक्ट 5 नाम से। तो अभी देखो, मैं फाइल में जाके, ओपन फोल्डर में जाके, यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट 5 नाम का फोल्डर है उसे सेलेक्ट कर रही हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट जितने भी है 1 2 3 4, दैट इज स्टोर इन एंगुलर मॉड्यूल 2 के अंदर 5 प्रोडक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट है। तो इसे मैं सिलेक्ट फोल्डर से ओपन कर लेती हूँ। और एट ए टाइम आपका यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट डिस्प्ले होगा, 4 या तो 5। ठीक है। अभी सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर हमें बनाना है कंपोनेंट। तो सी मैनुअल बनाऊंगी तो मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाना है, 3 फाइल बनानी है उसके अंदर। तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ एक कमांड, जिससे आप डायरेक्टली कंपोनेंट तैयार कर सकते हो, बट ऐप के अंदर ही बनाना है हमें। या अगर आप इस ऐप को सिलेक्ट भी नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट कमांड से भी अगर कंपोनेंट आप बनाते हो, तो ऐप के फोल्डर में ही वो बन जाएगा। तो आपको बस टर्मिनल ओपन करना है यहाँ से। और कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास NGGC, यानी कि जनरेट कंपोनेंट। ठीक है, G और C का मतलब हुआ जनरेट कंपोनेंट। NGGC लिख के स्पेस, जो भी आपको आपके कंपोनेंट का नाम लिखना है वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ठीक है, कमांड क्या है, NGGC। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट का नाम ही लिख लेती हूँ, डेटा, या फिर वन वे कर रहे तो यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग। नाम कुछ भी दे सकते हो आप अपने कंपोनेंट को। मैंने वन वे डेटा बाइंडिंग लिखा यहाँ पे और एंटर कर लेते हैं।
तो जैसे ही एंटर करोगे तो देख लेना आपका एक कंपोनेंट बन जाएगा और उसमें 3 फाइल्स आपको मिल जाएगी अभी इस ऐप के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो वन वे डेटा बाइंडिंग का एक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। उसे अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे तो यहाँ पर देखो एक CSS का फाइल बन गया, एक HTML का फाइल बन गया, एक spec.ts यानी ये टेस्टिंग का फाइल बन गया और एक TS का फाइल बन गया। TS के फाइल में देखो सारा कोड भी अपने आप किया हुआ है जो कल हमने मैन्युअली किया था। ओके, मैन्युअली इसलिए सीखा था ताकि आपको पता चले कि ये पेज ब्राउजर पे क्यों और किस तरह से डिस्प्ले होता है। अब कमांड के जरिए अगर आपने कंपोनेंट बनाया है तो देख लेना ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस डिक्लेरेशन में हम लोग यहाँ पे उसको डिक्लेयर भी करते थे ना कंपोनेंट को। इसका भी एंट्री जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो चुका है, मतलब अभी आपको कुछ नहीं करना है, कंपोनेंट बन गया है। हाँ, एक काम करना पड़ेगा कि अभी अगर आप NG सर्व करोगे, देखो NGSERVE, अभी ना आप ये सर्व पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप NGS-O भी लिखोगे तो भी आपका फाइल ओपन हो जाएगा। NGS मतलब सर्व-O। अभी आपका पेज जो है वो दिखेगा component.html का ही दिखेगा क्योंकि हमने जो कंपोनेंट बनाया उसका एंट्री हमने component.html में अभी तक नहीं दिखाया है। बस यही एक करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज कंपोनेंट आप कमांड के जरिए पास करते हो तो तीनों फाइल्स ऐप मॉड्यूल में इंसर्ट करके भी आपको मिल जाएगा। और ये याद रखना कि यहाँ पे जब NG सर्व करोगे दैट आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही होना चाहिए, प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन है तभी आप NG सर्व कर सकते हो। तो अभी ये हमारा component.html दिख रहा है यहाँ पे, तो बस क्या करना पड़ेगा मुझे, ये ऐप component.html में आके यहाँ से सारा कोड हटा देती हूँ और ये वन वे डेटा बाइंडिंग का पेज दिखाना है ना हमें ब्राउजर पे। तो इसके सिलेक्टर का जो भी नाम है, देखो अभी ये इतना बड़ा नाम आ गया क्योंकि मैंने वो कैप्स में लिखा ना एक एक को, वन वे तो अलग अलग हो गया वो, तो इसे कॉपी कर लेते ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इस सिलेक्टर के नाम को कॉपी करके कहाँ पे डालना था हमें, ऐप कंपोनेंट में कुछ इस तरह से। ठीक है, करेक्ट। इसे अब ये सारी फाइल्स को मैं क्लोज रखती हूँ, काम हमें सिर्फ करना है एक TS की फाइल में और एक HTML की फाइल में, इन दोनों को ही यहाँ पे ओपन रख लेते हैं, एक TS और एक HTML का फाइल। नाउ अभी आप चेक करो ब्राउजर पे आपको दिखेगा वन वे डेटा बाइंडिंग वाला कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको HTML के पेज में लिखा है उन्होंने पहले से कि डेटा बाइंडिंग वर्क्स, यानी कि वो कंपोनेंट आपका चल रहा है। सी, तो अभी हमें क्या करना है, इंटरपोलेशन करना है। इंटरपोलेशन का मतलब हुआ कि TS के फाइल में अगर कोई भी वेरिएबल आपने लिया है तो उसे HTML के पेज पे दिखाओ। ठीक है, ये चीज अभी आपको बहुत छोटी या कॉमन लग रही होगी, आगे जाके आपको इसका बहुत यूज होने वाला है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो अभी यहाँ पे हम फर्स्ट नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, डेटा टाइप लिखेंगे हम स्ट्रिंग, और सपोज यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया इस तरह से। ठीक है, अब आपका ये वेरिएबल जो है वो TS की फाइल में है, हमें ब्राउजर पे तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इस फर्स्ट नेम को HTML के पेज पे डिस्प्ले करना होगा देन यू हैव टू यूज दिस डबल कर्ली ब्रेसेस, इंटरपोलेशन का साइन है ये, और इसके अंदर लिखोगे आप अपना फर्स्ट नेम, मतलब जो भी वेरिएबल वहां पे आपने लिया होगा वो, तो इजीली आप उसे HTML के पेज पे दिखा सकते हो। और इस इंटरपोलेशन के साइन को आप किसी भी HTML टैग के अंदर भी दिखा सकते हो, लाइक अगर H1 के अंदर भी आपने लिखा फर्स्ट नेम को तो उसे वो H1 की प्रॉपर्टी भी, मतलब हेडिंग स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर आपने किसी एंकर टैग के अंदर ले रखा है उसे, तो एंकर टैग के अंदर भी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप टेबल के अंदर डेटा दिखाना चाहते हो इंटरपोलेट करके TS के फाइल का, तो टेबल के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरपोलेशन।
ठीक है। इंटरपोलेशन इज नथिंग बट क्रिएट एनी काइंड ऑफ वेरिएबल इन टीएस फाइल एंड to show on HTML file we use double curly braces for interpolation. So ये हो गया हमारा first one. Next one is our property binding. Property means what? All the properties, मतलब जिसे आप HTML में attribute कहते हो, जैसे कि आपने img सोर्स और ऑल्ट यूज किया रहेगा, एंकर टैग के अंदर आपने href यूज किया है, या किसी डिव को आप स्टाइल वगैरह देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एट्रीब्यूट। हम इसे HTML में क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। बट टीएस फाइल में इसे हम कहेंगे प्रॉपर्टी। ये src ऑल्ट और href क्या हो गया यहाँ पर? प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे लिख के दिया है नोट्स में, प्रॉपर्टीज नथिंग बट HTML एट्रीब्यूट, वी कैन से दोज एट्रीब्यूट आर प्रॉपर्टीज इन JS और TS। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए? यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया img टैग। तो देखो, अगर आपको इमेज दिखाना है तो आप यहाँ पर क्या करते हो? सोर्स में इमेज का लिंक प्रोवाइड करते हो कि आपको कौन सा इमेज चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इमेज ले लेती हूँ कोई भी, जैसे कि नेचर इमेजेस सपोज। ठीक है, तो ये कोई इमेज है। अब इस इमेज को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम इसका राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे और सोर्स के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं इस तरह से कुछ इमेज का एड्रेस, बराबर। तो हमारे ब्राउजर के ऊपर जो है हमारा पेज डिस्प्ले हो जाएगा, इमेज डिस्प्ले हो रहा है अभी हमारा। ये सिंपली हमने क्या किया? img सोर्स करके इमेज अटैच कर दिया, बट ये सोर्स के अंदर जो भी मैंने लिंक दिया है ये हमने HTML के पेज पे ही दिया है, करेक्ट। नाउ सपोज अगर मैं ऐसा करूं कि मैं टीएस की फाइल में, यहाँ पे देखो टीएस के फाइल में यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। एक वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो आप, अगर आपको नेचर img इस तरह से मैंने लिया, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग दे देती हूँ। और जो लिंक मैंने कॉपी किया था ना, मतलब कि हमारे इमेज का जो भी एड्रेस मैंने कॉपी किया था उस एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, सी हमने क्या किया है कि HTML के पेज पे मैंने img टैग को इंसर्ट कर लिया। img टैग के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि src के अंदर हम लिंक प्रोवाइड करते हैं जो भी इमेज हमें डिस्प्ले करना है उस इमेज का। बट मैंने src के अंदर यहाँ पर लिंक का एड्रेस डिस्प्ले ना करते हुए टीएस की फाइल में एक वेरिएबल बनाया नेचर img नाम से। उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है हमने, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमने उस पूरे लिंक का एड्रेस पेस्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये जो नेचर img नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर अभी आपके इमेज का पूरा लिंक स्टोर है, इसको हम यूज करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैं पास करूंगी इस src के अंदर, बस नेचर इमेज। ठीक है, बट ये अभी तक पूरे तरीके से बाइंड नहीं हुआ है, देख सकते हो कि आपका इमेज यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए आपको करना पड़ेगा इस src को स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट, मतलब इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दोगे तो अभी src की प्रॉपर्टी जो है वो बाइंड हो चुकी है। किसके साथ बाइंड हो चुकी है? नेचर img के साथ बाइंड हो चुकी है। और इस नेचर img के अंदर हमने टीएस की फाइल में यहाँ पर लिंक को दे रखा है, मतलब अब जब भी चेंजेस करूंगी मैं टीएस की फाइल में चेंज करूंगी, ना कि HTML के फाइल में। मीन्स अगर मुझे कोई और इमेज का रेफरेंस देना है तो वो हम यहाँ से पास करेंगे। देखो, तो अभी आपका इमेज यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया नेचर इमेज का, सिंपली वैसे ही देखो यहाँ पर अल्ट भी लिखा है। अल्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं ना, जैसे कि अगर आपका इमेज डिस्प्ले ना हो किसी रीजन से, तो आपका अल्टरनेट के अंदर आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा वो दिख जाए। तो अभी हम अल्ट के अंदर भी जो डेटा पास करना चाहते हैं उसे भी टीएस की फाइल के जरिए पास कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अल्टरनेट वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने अल्टरनेट नाम का ही वेरिएबल दिया और उसके अंदर भी मुझे डेटा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही लिखना है।
तो सपोज यहाँ पर अल्ट के अंदर मुझे जो टेक्स्ट मैसेज देना है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि नेटवर्क इशू, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू इमेज नहीं दिख रहा है तो मैं नेटवर्क इशू लिख देती हूँ। अब इस अल्टरनेट नाम के वेरिएबल को हम पास करेंगे इस अल्ट के अंदर, और ये अल्ट बाइंड कब होगा, जब इसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो अभी आपका अल्ट नाम का जो प्रॉपर्टी है, अल्ट नाम की जो प्रॉपर्टी है वो अल्टरनेट नाम के वेरिएबल के साथ बाइंड हो चुकी है, और इस अल्टरनेट नाम के वेरिएबल के अंदर आपने इस वाले डेटा को स्टोर किया है। ये डेटा कब दिखेगा, अभी तो नहीं दिखेगा। अल्टरनेट के अंदर का डेटा कब दिखता है, जब आपका ये इमेज डिस्प्ले ना हो तब दिखता है। तो कुछ तो इसमें से मैं हटा देती हूँ। सपोज इमेज, अभी ये आधा ही एड्रेस है हमारे पास तो इमेज तो नहीं दिख रहा है, तो ये मैसेज हमें दिखेगा यहाँ पे नेटवर्क इशू नाम का, क्योंकि इमेज का लिंक प्रॉपर नहीं होने की वजह से अल्टरनेट के अंदर का कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ अवर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और भी कुछ आप करके देख सकते हो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एंकर टैग के अंदर href में कोई लिंक पास करते हैं हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे amazon लिखा है मैंने, मैं चाहती हूँ कि इस amazon के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे amazon के ऊपर जब क्लिक करूँ तो amazon का वेबसाइट ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ से amazon का लिंक भी ले लेती हूँ, सपोज amazon। ठीक है, तो सपोज ये उसका लिंक एड्रेस है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अभी मैं चाहती हूँ कि जब मैं अमेजोन पे क्लिक करूँ तो वो वेबसाइट खुल जाए। तो href में अगेन यहाँ से रेफरेंस देने की जगह हम लोग ts में एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम सपोज amazon ही दे देती हूँ ताकि पता चले किसका है, amazon। और स्ट्रिंग डेटा टाइप रखेंगे हम, और उस लिंक के एड्रेस को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ बस। अब ये जो amazon नाम का वेरिएबल है जिसमें इतना बड़ा लिंक है, ये amazon नाम का वेरिएबल हम href के अंदर पास करेंगे। अगेन ये href amazon के साथ बाइंड कब होगा, जब इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे। सो नाउ चेक, amazon के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लोड हो रहा है हमारा amazon का पेज। ठीक है, अभी ये आपको लग रहा होगा कि हम इतना उल्टा क्यों जा रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट HTML के पेज पर भी डाल सकते हैं। बट आगे जाके कंडीशंस के वाइज अगर हमें काम करना होगा ना, जैसे कि सपोज अगर आपने कोई रिजल्ट बनाया है जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स 35 से कम आए, तो ब्राउजर पे रेड कलर में वो टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। अगर वो पास हो जाए तो ब्राउजर के ऊपर वो टेक्स्ट ग्रीन कलर में डिस्प्ले होना चाहिए। या HTML में अगर मैं ये वाला डेटा लिखूं तो मुझे आउटपुट में ऐसा कुछ इमेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस या लॉजिक्स जब हम लगाएंगे तब हमें टीएस के फाइल में ही लॉजिक लगाना होता है, एचटीएमएल के फाइल पे नहीं। एचटीएमएल पे तो हम सिर्फ डेटा को दिखा सकते हैं कुछ फॉर्मेट में, और लॉजिक सब हम टीएस में लिखते हैं। तो इसीलिए हम ये कुछ बेसिक एग्जांपल स्टार्टिंग में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग। क्लियर है यहाँ तक इतना सबको, प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमने कैसे किया? यस मैम। यस मैम। हाँ, अभी हम एक और प्रॉपर्टी यूज करके देख लेते हैं। लाइक देखो डिव लिखा मैंने यहाँ पे, या डिव जाने दो, कोई पैराग्राफ या h2 ले लेते हैं। जैसे कि h2 लिया मैंने, h2 के अंदर यहाँ पे हेडिंग 2 ऐसे मैंने टेक्स्ट लिखा। और यहाँ पर जो है हम यूज करते हैं एक और प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। अब स्टाइल भी एक प्रॉपर्टी हुई टीएस के, मतलब एचटीएमएल के पेज पे तो ये एट्रीब्यूट है, बट टीएस में जब हम यूज करेंगे तब इसे प्रॉपर्टी कहेंगे। तो स्टाइल में हम कुछ इस तरह से पास करते हैं कि कलर क्या करना है, रेड करना है। तो इस तरह से कोड हम लोग करते हैं एचटीएमएल के पेज पे। अब अगर हम चाहते हैं कि सीएसएस सॉरी टीएस फाइल के जरिए हम यहाँ पर कलर का नाम जो है वो मेंशन करें, तो अगेन टीएस के फाइल में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल तैयार करेंगे, कलर नाम का बना लेती हूँ, या टेक्स्ट टेक्स्ट कलर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं अगेन, और रेड कलर स्टोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट कलर नाम के वेरिएबल को इस HTML के अंदर पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
बट अभी ये जो है परफेक्टली अगेन बाइंड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या कि इसे बाइंड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। और एक यहाँ पे स्टाइल जब आप यूज करोगे ना, तब आप कलर कर रहे हो यानी कि फॉन्ट कलर, तो कलर के लिए आपको यहाँ पे डॉट कलर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपका जो भी H2 है उसे कलर देखो रेड हो गया। अब अगर मुझे ग्रीन कलर करना है ना, तो हम यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। देखो बस GREEN ग्रीन, तो वैल्यू हम बस वहां से चेंज करेंगे। देखो ऑटोमेटिकली आपका कलर चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर तो मैंने एट्रीब्यूट सॉरी वेरिएबल दे रखा है टेक्स्ट कलर, और इस टेक्स्ट कलर के अंदर आप टीएस की फाइल से जो भी वैल्यू भरोगे, पर्पल भी लिखा अगर मैंने यहाँ पे, तो वो वहां पर ऑटोमेटिकली कलर उसका पर्पल कर देगा। अभी तो हमने बस ऐसे ही लिखा है। हम यहाँ पे अगर कोई कंडीशन दे दे, इफ अगर ऐसा हो तो पर्पल दिखे, इफ अगर वैसा हो तो रेड दिखे, तो वो टाइम पे हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट बाइंडिंग, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और एट्रीब्यूट बाइंडिंग? बिकॉज कि देखो IMG सोर्स आपने यूज किया है, तो ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट ही है और प्रॉपर्टी ही है। तो हमारे पास HTML के अंदर ना कुछ एट्रीब्यूट ऐसे है जिसे आप ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जरिए, मतलब जैसे कि आपने यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के जरिए बाइंड करा है ना, तो वो सिंपली उस तरीके से अप्लाई नहीं होता है। तो वैसा एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर हमने एक टेबल बनाया है यहाँ पे सपोज, ठीक है, टेबल के अंदर एक रो ले लेते हैं हम लोग, TD ले लेते हैं हम लोग दो, और उस TD के अंदर अगर हमें कुछ डेटा लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस में लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल नेम। देखो इसी TR को कॉपी करके एक और बारी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा टेबल डिस्प्ले होगा कुछ इस तरह से। देखो इसे बॉर्डर देना होगा, तो बॉर्डर के अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में यहाँ पे वैल्यू पास कर लेते 1, तो यहाँ पर हमें बॉर्डर भी डिस्प्ले कर देगा। अब आप इसे भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, मतलब यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर सकते हो, मतलब बॉर्डर का वैल्यू आप यहाँ से पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बॉर्डर ही ले लिया मैंने एक एग्जांपल। अब ये नंबर है, मतलब कि मुझे बॉर्डर साइज 2 रखना है सपोज। अब इस वेरिएबल को क्या करेंगे, इस बॉर्डर के अंदर पास करेंगे और इसे कुछ इस तरह बाइंड कर देंगे। तभी भी आपका बॉर्डर दिख रहा है, 2 दिया है तो थोड़ा थिक दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एग्जाम्पल हो गया। अभी इसमें एट्रीब्यूट बाइंडिंग कैसे करेंगे, तो सी एक आपको वो टेबल के अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन नाम का एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं, पता रहेगा। ठीक है, जिसका काम होता है मर्ज कर देना। मर्ज कर देना यानी कि यहाँ पे सपोज कुछ डेटा लिख लेती हूँ, कांटेक्ट नंबर, नेम में मैंने यहाँ पे लिख लेती हूँ नेम, और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर। अब एक यहाँ पर है ना ऊपर में TR एक और ले लेती हूँ, TD ले लेती हूँ, और यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ कुछ इस तरह से, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो सी कुछ इस तरह से अभी आपका टेबल डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे क्या करना है कि मेरी फर्स्ट रो जो है, ये वाली फर्स्ट रो जो है, उस फर्स्ट रो में जो मैंने एक TD ले रखा है, उस एक TD को मुझे ये 2 सेल की जगह देनी है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस TD के अंदर कॉल स्पैन यूज करना पड़ेगा। तो कॉल स्पैन अगर हम 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटा कॉल स्पैन हो जाएगा। ठीक है, अब यही हम TS के जरिए इसमें वैल्यू पास करेंगे 2। तो मैं TS में एक वेरिएबल बना लेती हूँ यहाँ पे, मर्ज नाम का बना लेती हूँ सपोज, क्योंकि मुझे मर्ज करना है ना। और वैल्यू हम नंबर पास करने वाले 2, तो नंबर लिख लेते हैं। देखो इस 2 को मैंने कहाँ से लिखा है, TS की फाइल में लिखा है डायरेक्टली, मैं यहाँ पे 2 नहीं पास कर रही हूँ। इस 2 को हमने स्टोर किया है इस मर्ज नाम के वेरिएबल में। इस मर्ज को हम पास करेंगे कॉल स्पैन में यहाँ पे, और इसे बाइंड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। सो देखो अभी ये बाइंड नहीं हुआ है, इतना बड़ा आपको एरर दिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। एरर क्या दिखा रहा है, कांट बाइंड टू कॉल स्पैन सिंस इट इज अननोन प्रॉपर्टी ऑफ TD। मतलब ये बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो इसे हमें करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा ये एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए आपको बस
ATTR.CallSpan मतलब एट्रीब्यूट बाइंड आपका करना है, ऐसे बताना पड़ेगा, तो आपका ये एट्रीब्यूट यहाँ पे अभी बाइंड हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो है ना एट्रीब्यूट बाइंडिंग, ये सिर्फ अभी तक तो कॉल स्पैन और रो स्पैन के लिए आप यूज कर सकते हो, या बाकी की मतलब आप मल्टीपल एग्जांपल्स करके देखो एट्रीब्यूट बाइंडिंग से रिलेटेड या प्रॉपर्टी बाइंडिंग से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉपर्टी सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट देने से भी बाइंड नहीं हो रही है, मतलब कि वो एट्रीब्यूट है, उसे वो एट्रीब्यूट कंसिडर कर रहा है, तो उसको आपको ATTR एट्रीब्यूट डॉट कॉल स्पैन ऐसे लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो ये इमेज है, देखो इसका हम हाइट विथ भी बदल सकते हैं ना, यहाँ से ये IMG टैग है, तो IMG टैग में हम यहाँ से हाइट भी दे सकते हैं, और अगर विद देना है तो विद भी दे सकते हैं। अब हाइट और विथ की वैल्यू भी मैं डायरेक्टली यहाँ से पास कर सकती हूँ, बट हम लोग डेटा बाइंडिंग देख रहे हैं तो हम TS के जरिए कर लेते हैं। तो हाइट मतलब हाइट के लिए मैं वेरिएबल ले लेती हूँ यहाँ पे वर्टिकल नाम का, सपोज, जिसमें नंबर स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखूंगी तो मैं कुछ इस तरह से वैल्यू पास कर सकती हूँ, C 150 पिक्सल के फॉर्मेट में। ठीक है, वर्टिकल यानी मुझे उस इमेज का हाइट कितना करना है, 150 पिक्सल करना है। अभी इस वर्टिकल नाम के वेरिएबल को हम इस हाइट के अंदर पास कर देते हैं, और हाइट को वर्टिकल नाम के वेरिएबल के साथ बाइंड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। नाउ चेक कि आपका यहाँ पर इमेज ही गायब हो गया है, बराबर, मतलब कि ये काम नहीं किया है ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग ने यहाँ पे। तो एक बार हम यहाँ पर एट्रीब्यूट लगा के देख लेते हैं, ATTR और हाइट। तो सी नाउ आपका हाइट यहाँ पर चेंज हो चुका है, मीन्स ये सारे ये जो ATTR है ना, ये कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है जिसके ऊपर वर्क करता है, सारे एट्रीब्यूट्स के ऊपर नहीं करेगा। तो ये आप करके देखो एग्जांपल, हाइट और विथ के ऊपर भी आप करके देखोगे, उस पे भी लगेगा, कॉल स्पैन और रो स्पैन के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल था हमारा एट्रीब्यूट बाइंडिंग का। एंड द लास्ट वन इज इन वन वे डेटा बाइंडिंग, जो हम वन वे डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं। इंटरपोलेशन हो गया, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए बस इतना करना है, एंड इवेंट बाइंडिंग। अब अगर आपने जावास्क्रिप्ट में इवेंट किए रहेंगे माउस के कि क्लिक करने पे, बटन पे क्लिक करने पे कुछ तो डिस्प्ले हो जाए, तो वही करना है हमें यहाँ पे इवेंट बाइंडिंग में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं हम, बटन को नाम देते हैं क्लिक। तो यहाँ पर अभी बटन डिस्प्ले हो रहा है क्लिक नाम का। अभी तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे, TS की फाइल में आके मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेती हूँ फन नाम का। ठीक है, फन नाम का फंक्शन बना लिया, अलर्ट, और आप चाहिए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का या कंसोल का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अलर्ट का यूज किया है ताकि क्लिक करने पे एक अलर्ट मैसेज बॉक्स आ जाए जिसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे कुछ तो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए। सो अभी भी ये क्लिक करने पे काम नहीं करेगा क्योंकि अभी तक हमारा फंक्शन अलग है, मतलब अलग फाइल में फंक्शन है और इस फाइल में बटन है, इन दोनों का कुछ हमने कनेक्शन नहीं कराया है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, बटन टैग के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपको इवेंट का नाम पास करना है क्लिक, और इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो आपके फंक्शन का नाम है फन वो लिखना है आपको यहाँ पे। ये हो गया हमारा इवेंट बाइंडिंग, यानी कि हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, अभी आप फंक्शन कुछ भी बना सकते हो, फंक्शन में कुछ भी लिखना रहेगा आपको, कंटेंट वो लिख सकते हो ताकि बटन पे क्लिक करने पे वो काम करे। तो ये जब आप इस तरह से क्लिक पास करते हो और एक फंक्शन पास करते हो, तो यही हो गया बेसिकली हमारा इवेंट बाइंडिंग। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग। तो अभी हम लोग डेटा बाइंडिंग में जो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इसके नीचे लिख लेती हूँ टू वे डेटा बाइंडिंग, एंटर नहीं, टू मॅम वे तुम्ही फंक्शन लिहिलं तर फंक्शन कीवर्ड यूज नाही केलं. नाही करायचा, क्लासच्या आतमध्ये बनलंय ना आपलं फंक्शन,
सी दिस इज अवर अ क्लास वन वे डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट। क्लास के अंदर हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, क्लास के बाहर अगर आप कोई भी फंक्शन बनाओगे तो यू शुड बी राइट फंक्शन एंड फंक्शन का नेम। क्लास के अंदर अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हो तो आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में किया था कि क्लास के अंदर अगर आप फंक्शन बनाते हो, शो डेटा, शो डिटेल्स, तो डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख सकते हो। ठीक है। यस मैम। सो टू वे डेटा बाइंडिंग में अभी हमें क्या करना है कि HTML से डेटा TS में भी जाना चाहिए और TS से डेटा वापस से HTML के पेज पे भी डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। वन वे में हमने क्या किया था, देखो, एक तो TS का डेटा HTML के पेज पे दिख रहा है, इतना ही किया ना हमने। सारे वेरिएबल जो भी बनाए वो TS के पेज पे ही बनाए और TS के पेज से उस डेटा को हमने HTML के पेज के ऊपर डेटा बाइंडिंग की हेल्प से डिस्प्ले कर दिया। अब टू वे में क्या करेंगे, HTML से डेटा TS और TS से वापस से डेटा HTML में आना चाहिए, ये करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बनाना ब्रैकेट का साइन। देखो, दिस साइन इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन। बनाना ब्रैकेट के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके अंदर पैरेंथेसिस देना है। इस साइन को जो है वो कहते हैं बनाना ब्रैकेट। ठीक है। तो बनाना ब्रैकेट की हेल्प से हम करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग। तो अभी ये कैसे कर सकते हैं, सो लेट्स सी कि यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लेती हूँ। टाइप लिखा हमने, नेम भी लिखेंगे अभी। ठीक है, नेम लिखना है अभी हमें यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं जैसे कि एंटर योर नेम। सो यहाँ पे हमारा एक इनपुट बॉक्स आया रहेगा, नहीं आया, सेव। ये ओपन करना पड़ेगा वापस से टर्मिनल। अच्छा, एक सेकेंड, इस मैसेज बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा दिख रहा है एंटर योर नेम। ओके, इनपुट बॉक्स। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं कि इस इनपुट बॉक्स में अगर मैं कुछ नाम लिखूं और कहीं पे क्लिक करूं, अभी बटन है सपोज अपने पास, तो मैं इसी बटन पे क्लिक करके चाहती हूँ कि डेटा TS की फाइल में चला जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक इनपुट तो ले लिया। इनपुट लेने के बाद हम करेंगे TS के फाइल में एक वेरिएबल बना लेते हैं अभी। देखो, मैंने बस एक टैग यूज किया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। और वन वे डेटा बाइंडिंग मतलब ये TS की फाइल में आके यहाँ पे फंक्शन के नीचे एक यूजर नेम करके मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, स्ट्रिंग डबल कोट्स। और यहाँ पे सपोज मैंने एक नाम पास किया साई। ठीक है। तो अभी ये जो नाम है साई नाम का, ये इस यूजर नेम के अंदर डाल दिया है। और इस की को ना, ये जो यूजर नेम रखा है, देखो आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आप सपोज इस नेम को, ये जो साई नाम का नाम आपने लिखा है, इस नाम को अगर आप इस इनपुट के अंदर दिखाना चाहते हो तो उस वेरिएबल का नाम और यहाँ पर जो नेम आप प्रोवाइड करोगे ये सेम होना चाहिए। मतलब कि ये यूजर नेम, ये वेरिएबल का नाम, और इस नेम के अंदर जो भी नेम आप पास करोगे, दैट बोथ नेम शुड बी सेम, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। अभी भी जो है वो आपका डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने बाइंड नहीं किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस दे दो। अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे बनाना ब्रैकेट। और यहाँ पर बस आपको लिखना है बनाना ब्रैकेट के अंदर NG मॉडल। ठीक है, NG मॉडल। बट अभी ये जो NG मॉडल है ना, ये हमारी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि ये इनपुट नेम जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है, ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये फॉर्म की प्रॉपर्टी है। एक आगे जब आपका थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट होगा, उसमें जब आप फॉर्म सीखोगे तब उसमें NG मॉडल आप डेप्थ में सीखोगे। तो ये NG मॉडल इज नॉट अवर प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो काम करेगी। तो अब इस फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कहाँ पर और कैसे करना है, तो अगर आप ये NG मॉडल का यूज कर रहे हो तो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाओ। ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इंपोर्ट्स, यहाँ पे कॉमा देके ना, फॉर्म्स
मॉड्यूल देखो यहाँ पर ना, और ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए ये चीज। फॉर्म्स मॉड्यूल, एफ कैपिटल है और एम कैपिटल है, और एंटर करो। जैसे ये एंटर करोगे तो आपका ये फॉर्म्स मॉड्यूल देखो यहाँ पर भी इंपोर्ट हो जाएगा एंगुलर फॉर्म्स से। बस ठीक है, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर एनजी मॉडल के अंदर। हमने अभी एक और चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी इज इक्वल्स टू देकर डबल कोट्स में यूजर नेम पास कर लेते हैं एक बारी। तो अभी आपका यूजर नेम देखो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है साई। अब ये यूजर नेम हमने कहाँ पे लिखा है, टीएस की फाइल में लिखा है, यहाँ पे टीएस में। मैं साई की जगह कोई भी नाम पास कर देती हूँ यहाँ पे, और उसे सेव कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया। अभी तक ये बस क्या हुआ कि टीएस के फाइल में मैंने जो लिखा है वो मैंने कहाँ पर डिस्प्ले किया, एचटीएमएल के पेज पे डिस्प्ले किया। किस तरह से डिस्प्ले किया, एक यूजर नेम नाम का वेरिएबल बनाया, डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग है, और मैंने नाम पास कर दिया यहाँ पे कुछ तो। और यहाँ पर हमने एनजी मॉडल का यूज किया है, एनजी मॉडल का यूज करके उस यूजर नेम को यहाँ पे लिख दिया है। इस नेम के अंदर भी आपको वही सेम वेरिएबल पास करना है, सेम नाम का। ठीक है, और ये बनाना ब्रैकेट का साइन हमने यूज किया है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर आप कुछ लिखो, और सपोज क्लिक पे क्लिक करके एक काम ऐसे भी करके देख सकते हो आप, लाइक ये फंक्शन है देखो, पहले से ही इस फंक्शन को मैंने वो बटन के ऊपर बाइंड करके रखा है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर लेती हूँ प्लस इस यूजर नेम को। अभी ये दिस कीवर्ड के साथ आएगा, बिकॉज कि क्लास के अंदर आपने सीखा है, क्लास के अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो और उस वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर यूज करते हो तो दिस कीवर्ड के साथ यूज करना पड़ेगा। ये यूजर नेम हमने क्लास के अंदर बनाया है और उसे मैं फंक्शन के अंदर यूज कर रही हूँ, तो दिस डॉट यूजर नेम यूज करूंगी। तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इस ओके पे क्लिक करने के बाद देखो कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल, मतलब वही नाम डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने यूजर नेम में डाला था। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ नाम मैन्युअली खुद से लिख सकूं, और लिखने के बाद जब मैं करूंगी ओके ना, लिखने के बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तब वो नाम डिस्प्ले हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से इस नाम को हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ से हमने नेम को हटा दिया। नाउ लेट्स चेक कि यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देती हूँ पूनम, और क्लिक पे क्लिक कर लेती हूँ तो देखो यहाँ पर अभी डिस्प्ले हो रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम। अगर मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख दूँ और क्लिक करूँ तो सी यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। बस हमने वहां से उस वैल्यू को इरेज, मतलब बाय डिफॉल्ट जो मैंने यहाँ पे वैल्यू भर के रखी थी उस वैल्यू को हटा दिया मैंने यहाँ से। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं इधर से जो भी डेटा पास कर रही हूँ ना, देखो मैं यहाँ से जो भी नाम पास कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ तो वो टीएस के फाइल में जा रहा है। यहाँ पे अभी ये इवेंट, ये जो फंक्शन डिस्प्ले हो रहा है ये फंक्शन मैंने टीएस की फाइल में बनाया था, तो ये डेटा मेरा यहाँ से टीएस में भी जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख भी दूँ वो वैल्यू तो वो एचटीएमएल के पेज पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो मोस्टली हमारा यहाँ पर काम क्या रहेगा कि अगर ये टू वे का जो हमने बनाना ब्रैकेट सीखा है ना, इसका मोस्टली काम यही रहेगा कि आगे जाके जब भी आप कोई फॉर्म बनाओ, फॉर्म के अंदर अगर आप कोई भी डेटा भरो और सबमिट पे क्लिक करो तो आपका डेटा कहीं तो स्टोर होना चाहिए, मतलब आपका जो भी डेटा है सारी डिटेल जो है ना वो टीएस की फाइल में जानी चाहिए बैकएंड में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये बनाना ब्रैकेट का साइन टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए। ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही है हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग में। बनाना ब्रैकेट का यूज करके आप एचटीएमएल का डेटा टीएस, टीएस का डेटा एचटीएमएल के पेज पे डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आप चाहो ना तो देखो इधर आप इंटरपोलेशन करके भी दिखा सकते हो, मतलब अभी कैसे यहाँ पे जो भी मैं नाम लिखूंगी ना तो देखो यहाँ पे भी टाइप हो रहा है, मतलब कि वो टीएस में जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो एचटीएमएल के पेज पे भी दिखेगा, मतलब क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है कि बाबा फंक्शन बनाओ उस फंक्शन में दिखाओ, तो डायरेक्टली आप इंटरपोलेशन का काम भी कर सकते हो, तो यहाँ पे जो भी नाम आप लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे डेटा बाइंडिंग के, वन वे एंड टू वे। वन वे में आपको करना है इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग। एंड टू वे डेटा बाइंडिंग में आपको करना है बनाना ब्रैकेट का यूज टू
पास डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अनदर, और वापस उस फाइल से HTML में लाने के लिए। क्लियर है अभी इतना सबको? यस मैम। हाँ मैम।